हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू आईएमटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप आप तक मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से पहुंच रही होगी। देखो, इस सीरीज़ में हम लोग एक कांस्टेबल की सीरीज शुरू किए थे भाई, जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। और मॉक टेस्ट अगर आपने 1 से लेकर 8 तक देखे होगे तो आपने इम्प्रूवमेंट पाया होगा खुद में। देखो, ये मॉक टेस्ट तब लगाना चाहिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट होता है भाई। जैसे अब थोड़े से दिन बचे हैं तो आप लोग क्या करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वीडियो देखो, वीडियो नहीं देखना है। मैंने स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ पूरी। तो हर इसमें कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन। 8 सेट में अभी तक करवा चुका हूँ, तो 8 दूनी 16, 160 क्वेश्चन आपके पास है। और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें क्वालिटी क्वेश्चन है और हर टाइप इसमें रिपीट हो चुका है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करो। ये हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर कौन सा है, 9। देखो, इस 9 मॉक टेस्ट में मैंने एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखे भाई। अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी टफ भी आता है ना, और आप इस टाइप के क्वेश्चन करके जाते हो, तो आप लोगों को पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस पेपर में कोई 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो एक बार ट्राई करना भाई, कितने आते हैं आपके 20 में से। इसको एज अ चैलेंज लेना है। ठीक है, अगर एचपी पुलिस का थोड़ा सा हल्का सा पेपर टफ भी रहता है, तो जो मैंने इसमें लेवल रखा है इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, पहले आप लोग खुद सॉल्व करो एज अ मॉक टेस्ट, है ना। चलो, ये रहा भैया आपका क्वेश्चन। पहली स्क्रीन आपने देख ली थी, पॉज करो वीडियो, सॉल्व करो। ये रहा तीसरी स्क्रीन, चौथी और पांचवी। ये 20 क्वेश्चन है पूरे पूरे, सॉल्व करो इसको, है ना। चलो, सॉल्व कर लिया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि 20 में से कितने अटेम्प्ट किया आपने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो स्क्रीन पे, मैं आपको सॉल्यूशन करवा देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है भाई, यदि उसे 3600 रुपये में बेचा जाए तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखो यहाँ पे ये पकड़ो, 20%, 20% का हानि है। तो 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो ये होती है 1/5। नीचे वाली चीज़ हमेशा क्या होती है, सीपी। और ऊपर अगर देखो लॉस हुआ हो तो माइनस, प्रॉफिट हुआ तो प्लस। यहाँ पे लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो मैं माइनस लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं सीपी लिख देता हूँ और ये क्या हमारे पास एसपी। ठीक है, सीपी अगर 5 यूनिट है तो हानि होती है 20% की एकम, तो एसपी कितना बन जाता है 4x। लेकिन ये बोल रहा 2500 में बेचा है, हमारे अनुसार कितने में बेचा है 4x। 4x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बोलो 2500। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2500/4। तो हम पहले सीपी निकाल देते हैं। सीपी कितना आएगा, एक्स की वैल्यू है तो 5 गुणा 2500/4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो कितना आएगा, 5 गुणा 25 गुणा 25 कितना होता है 625। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 पंजे 30, 2 जीरो, 5 दूनी 10, 100 और 5 पंजे 25। तो ये कितना है, 5, 2, 1 और 3, 3125। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है हमारे पास, 3125। अब बोल रहा है 3125 आया भाई हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब बोल रहा है यदि उसे 3600 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है भाई, सीपी इतना है तो एसपी कितना, 3600 रुपये में, तो कितने का लाभ हुआ। तो यहाँ से घटा लो कितना होगा, 3600 में से 3125 गया, कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे कितना हुआ 5, 475 रुपये। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ 475 रुपये। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा है लाभ प्रतिशत। ऐसे प्रॉफिट कितना हुआ 475, जब हमने 3100-2500 की वस्तु को कितने बेच दिया 3600 रुपये में। तो बताओ जरा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देख लो प्रॉफिट कितना हुआ इतना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है 475 प्रॉफिट बटा सीपी कितना है 3125 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। 25 से घट रहा है, 25 चौके 100। यहाँ से देखो 25 एकम 25, 6, 25 दूनी 50, 12, 25 पंजे 125, 125 हो गया। फिर से काटो 25 से, 25 पंजे 125। यहाँ से देखो 25 एकम 25, कितना बचा 225, 25 नमे, 25 नमे कितना आएगा, ठीक है 25 नमे। तो 19 चौके 76/5। इसको काट दो, कितने से घटे 5 एकम 5, कितना बचा 2, 5 पंजे 25, कितना था 26 ना 1। तो कितना आएगा 5, 1, 10, 5 दूनी 10, 15.2%। सॉरी ठीक है,
15.2%, तो कितना है 15.2%। ठीक है, देखो कैलकुलेटिव था क्वेश्चन भाई, बाकी कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक पाइप किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है जबकि दूसरा पाइप उसे 12 घंटे में खाली करता है। यदि दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो टंकी कितने में भरेगी। ठीक है भाई, देखो एक पाइप है ए, किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है जबकि दूसरा पाइप बी उसी को 12 घंटे में खाली करता है ना। तो पहले पहले बता दो जरा इनका एलसीएम, यानी टोटल कैपेसिटी निकाल दो पहले, टंकी कितनी है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना है 24। ठीक है भाई, 8 3 24। अगर ए उसमें 3 यूनिट डालता है तो बी इसमें से ये खाली करता है भाई, है ना, 12 घंटे में खाली करता है, तो ये कितना 24/12 2 यूनिट बाहर निकाल देता है। तो टंकी कितने घंटे में भरेगी मेरे को बताओ जरा, टोटल वर्क कितना है 24। 1 घंटे में कितना पानी जाता है टंकी में, ए 3 लीटर डालता है, बी 2 लीटर बाहर निकाल देता है, तो टोटल कितना जा रहा है, 3 में से 2 1 लीटर जा रहा है सिर्फ। समझ आए। तो अब बोल रहा है तो टंकी कितने घंटे में भरी बता दो, कितने टाइम में भरेगी। 1 घंटे का जो पानी डाल रहा है टंकी में वो कितना, ए डाल रहा है 3 यूनिट अंदर, बी 2 यूनिट बाहर निकाल रहा है, तो सिर्फ 1 यूनिट टंकी में बच रहा है। तो 24 लीटर पानी डालने में उसको कितना घंटा लगेगा बोलो भाई, 24 आवर। खत्म क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन और कोई कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, x/3 बराबर है y/4। तो आपने निकालना क्या है 2x प्लस 3y बटे x प्लस वाई। जब भी इस तरह से हो ना तो x की वैल्यू क्या होती है नीचे वाली, y की वैल्यू क्या होती है इसके नीचे वाले। तो x की वैल्यू 3 है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी है 4। पुट करो यहाँ पे कितना आएगा 2 गुना x कितना 3 प्लस 3 y कितना है 4 बटे कितना x 3 और 4 7। तो 3 दूनी 6 प्लस 4 थी 12/7, तो 18 12 और 6 कितना होता है 18/7। 18/7 है हाँ, नहीं तो इसको कभी हो सकता है वो फ्रैक्शन में दे दे। चलो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी अभी आएंगे भाई, स्टे ट्यून है ना, आप खुद कर लिए होगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है भाई, आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोला है, एक समचतुर्भुजाकार मैदान के विकर्णों की लंबाई, देखो समचतुर्भुज यानी रोम्बस है, रोम्बस इस तरह से होता है रोम्बस। आपको बता दूं मैं थोड़ा सा, यह इस तरह का खेत है रोम्बस, इसके ये होता है डायगोनल 1 और ये होता है हमारे पास डायगोनल 2, D1 और D2। अभी तक इसका एरिया पूछता था, एरिया आसान होता था निकालना। इसका एरिया क्या होता था 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाय D2। एरिया तो ये पूछा था, एरिया पूछा है क्या, मैदान का परिमाप, परिमाप पूछा है। परिमाप का मतलब क्या होता है, अब देखो परिमाप था चारों भुजाओं का योग, तो पहले चारों भुजाएं तो पता चले। तो आपको बता दें इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इतना हमारे को पता, लेकिन पहले भुजा तो पता करें। आपको बता दूं ये डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे कटते हैं। ठीक है भाई, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब देखो दो डायगोनल है D1, विकर्णों की लंबाई देखो D1 की लंबाई हमारे पास 32 मीटर। ठीक है, D2 की लंबाई कितनी है हमारे पास 126 मीटर। तो D1 हमारे पास है, इसको बड़ा मान के चलते हो तो D1 ऐसे मान के चलते हैं, D1 इसको मानो D2 इसको मानो। ठीक है, D1 126 मीटर और ये D2 कितना हमारे पास 32 मीटर। तो इस आप में काट देता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूँ, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है भाई 126 का आधा कितना हुआ 2 से काटो इसको। ठीक है, क्योंकि ए बराबर इसमें बांटेगा ना, डायगोनल पूरा है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटोगा, 26/2। इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 6 3 63। ठीक है भाई, और इसकी लंबाई कितनी, इसको 2 से काटो, ये भी 63, ये भी 63, तो टोटल हो गया 126। ये कितना 32, ये भी 16, ये भी 16। तो कुल मिला के हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरह से बन गया जहाँ पे ये 90 डिग्री है। ठीक है भाई, ये हमारे पास 63, ये हमारे पास ये 16। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एक ट्राइंगल होता है जो कि क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन इसकी एक ट्रिपलेट होती है 16 63 और 65। नहीं तो आप निकाल भी सकते हो कैसे, ये चाहिए होता है विकर्ण, तो क्या होता है हमारे पास कर्ण यानी ये वाला
ये अगर एल होता है, ये हमारे पास बेस होता है, और तो ये एच होता है, तो क्या होता है भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो एल स्क्वायर कितना है, 63 का स्क्वायर प्लस बी कितना, 16 का स्क्वायर बराबर कितना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 63 का स्क्वायर निकाल दो, कितना है, 3 3 9, 6 6 के 36, 6 3 18 दूनी 36, तो कितना 9 6 3 9 39 69, 16 कितना था 256, इसको जोड़ दो, 9 और 6 15 का 5, हासिल 1, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1, 10 और 2 12 का 2 4, तो टोटल कितना आ गया, एच स्क्वायर बराबर कितना 4225। तो एच की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 4225 किसका होता है, 45 का स्क्वायर, 45 का 65 का देखो 65 का स्क्वायर कैसे निकालते, 5 5 25, 7 6 के 42, तो 4225 ये तो है। तो एच की वैल्यू कितनी है, 65। ये आपको अगर याद थी तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे निकाल भी सकते थे, मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल होगी। अब यहाँ पे देखो, तो ये कितनी आ गई हमारे पास, बोलो भाई, ये 65 आएगी, तो मतलब ये 65 है। एक भुजा अगर आपको 65 मिलेगी, तो देखो रोम्बस की चारों भुजाएं 65 होती है, ठीक है। तो आपका परिमाप पूछा था, क्या पूछा था, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं, 4 गुना एक भुजा कितनी है, 65, करो जरा इसको, 6 चौके 24, 240, और ये 4 पंजे 20, तो कितना है अभी 260 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हल्के में मत लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर गलती से उसने परिमाप पूछ लिया तो ये बहुत टफ हो जाता है, तब आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए यहाँ पे ट्रायंगल का, कि 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमारे पास कोई भी स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन का मतलब होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो, ठीक है। इसमें एक 13 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको अगर याद नहीं होगा तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है। चलो जब भी कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहा हो, विषमबाहु त्रिभुज दे दिया जाए, तो इसमें सीधा आपने हीरोन सूत्र लगाना है और क्षेत्रफल निकालना। क्या पूछा, क्षेत्रफल, ठीक है, हीरोन सूत्र याद है, भूल गए। देखो हीरोन सूत्र का एरिया कैसे निकालते हैं, इसमें अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये एस क्या है, एस हमारे पास है अर्ध परिमाप, तो एस की वैल्यू कैसे निकल रही, सपोज दैट हमारे पास ए बी और सी, तो ये निकलते हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, समझ आए। तो एस निकाल दो पहले, एस कितना आएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो एस निकल जाएगा आराम से, 13 और 14 27 और 15 कितना, मैं ठीक कर रहा हूँ, 13 और 14 27 और 15, 27 और 15 होता 42 बटे 2 कितना 21, सेमी पेरीमीटर कितना हुआ 21। अब एरिया निकाल दो, एरिया क्या होता है, बस वैल्यू पुट करनी है अपने, एस की वैल्यू कितनी है 21 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, एस में से 15 घटा दो, मतलब 21 में से 15 घटा दो कितना बचा 6, 21 में से 14 घटा दो कितना बचा 7, और 21 में से 13 घटा दो कितना बचा 8। बस इसमें से जो बाहर निकलता है उसको बाहर निकालो। क्या मैं 21 को लिख सकता हूँ 3 गुना 7, 6 को लिख सकता हूँ 3 गुना 2, 8 को लिख सकता हूँ 4 गुना 2। इसमें से जो बाहर आता है उसको बाहर निकालो, जिसका पेयर बने उसको बाहर निकालो। 3 का पेयर 1 3 1 3, तो ये 3 बाहर आ गया भाई, ठीक है, ब्रैकेट से 3 आ गया बाहर, और यहाँ पे 7 है और 7 भी था, ये यहाँ पे देखो 7 का एक पेयर बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का एक पेयर बाहर आ गया, और 4 में भी 2 गुना 2 होता तो इसका भी एक 2 बाहर आ गया, बस ये आया बाहर। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 21 दुना 42 दुना 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डर मत जाना क्वेश्चन से भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देखो तब लगेगा पता, बिल्कुल रेलेवेंट है। एचपी पुलिस में कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आपको टाइम भी तो 2 घंटे दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की आयतन 343 सेंटीमीटर की हुआ है, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो घन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ,
घन इस तरह से होता है, यही होता है। ठीक है, तो मैं आपको घन बना के दिखाता हूँ। ये होता है घन। ठीक है, जिसको चारों भुजाएं बराबर होती है, ये होती है। ठीक है, तो इसकी अगर साइड ए है, इसकी अगर साइड ए है, ब्रेड्थ भी ए है, तो इसकी हाइट भी कितनी होती है, ए। तो इसका क्यू, ये घन क्या होता है, घन का आयतन। तो आपको बता दूं मैं, घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू दी कितनी हमारे पास, आयतन कितना दिया इसका 343। 343 क्या आएगा, ए की वैल्यू बताओ, इसकी ए की वैल्यू कितनी आएगी, क्यूब रूट ऑफ 343। बोलो जरा, 343 किसका क्यूब रूट होता है, ये था हमारा 7 का। तो ए की वैल्यू कितनी है इसकी 7। अब देखो क्या पूछा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये होता है हमारे पास 6 इंटू ए स्क्वायर। तो बता दो जरा, 6 इंटू ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 गुना 49। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 6 चौके 24, 240, 6 9 54, 4 5 4 9, 294। 294 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए, 294 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 6,000 रुपये का निवेश 2 वर्षों के लिए करता है। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% है तो प्राप्त ब्याज क्या है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज देखो 2 साल का बोला है सीधा। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल कितना निवेश किया है, 6,000 है ना, 6,000 रुपये। रेट कितना है हमारे पास, 5% है। टाइम कितना है, 2 ईयर। तो सिंपल सा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि का गोल्डन रेशो क्या होता था बताओ, बताया है आप लोगों को। तो ये होता हमारे पास 2:1। ठीक है भाई, 2:1। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब था ब्याज पे ब्याज, मतलब प्रिंसिपल पे तब तक ये परसेंटेज निकालते रहना जब तक रेशो हो हमारे पास। तो 6,000 का 5% निकाल दो, निकाल दिया। ये पहली ब्याज हुई, 6×5 = 30 यानी 300। ये ब्याज है ना, इस ब्याज पे फिर से 5% निकाल दो, कितना आया, 5×3 = 15। बस सॉल्व करो, इसको गुणा करते हैं, 3×2 = 600 + 15 = 15, जोड़ दो कितना, 615 रुपये हुआ भाई टोटल ब्याज। समझ आया। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो अगर इस टाइप का, और इसी टाइप का पूछेंगे एग्जामिनर है ना। डिफरेंस वाला पूछे तो मॉक टेस्ट नंबर 8 देख लेना, उसमें मैंने डिफरेंस वाला मतलब हर टाइप मैंने कवर किया है लगभग। अगर आप पूरे मॉक टेस्ट देख लेते हो तो आपका हर एक टाइप कवर हो जाएगा, कुछ नहीं छूटने वाला। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एक वस्तु पर 20% छूट दी जाती है, एक और ग्राहक जीएसटी के रूप में 18% अतिरिक्त भुगतान करता है। यदि वस्तु की कीमत अंकित मूल्य कितना है भाई, 2500 रुपये, तो ग्राहक को कुल भुगतान कितना करना पड़ेगा। देखो भाई एमआरपी, वो मार्केट गया, उस पर एमआरपी कितना लिखा था, 2500। अब दुकानदार बोलता है ठीक है भाई मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ, और कितने परसेंट डिस्काउंट दे दिया, 20%। अब इन्होंने बोला कि ठीक है मैं डिस्काउंट तो दे दूंगा आप लोगों को 20% का, लेकिन तुम्हें जीएसटी तो भरनी पड़ेगी। जीएसटी मेरे हाथ में नहीं है। जीएसटी बोल रहा है ठीक है 18% भर देना। अब लास्ट में बोल रहा है कि तो ग्राहक को मतलब एसपी फाइनल में वो कितने पैसे चुकाए उसको, ताकि वो उसकी वस्तु हो जाए वो। ठीक है, कुछ नहीं है, आपने सीधा एमआरपी का 25% निकालना। देखो डिस्काउंट दे दो पहले, सिंपल से मैं स्टेप बाय स्टेप कर दो, पहले डिस्काउंट दे दो। 2500 का 20% निकाल दो, कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आएगा 25 × 20 यानी 25×2 = 50 यानी 500 रुपये। 500 रुपये का डिस्काउंट, तो कितना बच गया सेलिंग प्राइस, एसपी हो जाता हमारे पास 500 घटा दो 2000, 2000 हो जाता अगर वो जीएसटी नहीं देता। अब बोल रहा नहीं भाई हमें जीएसटी दे दो, तो जीएसटी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसमें नहीं देना पड़ेगा 2500 में, जिसका जो एसपी है उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। तो ठीक है उसका जीएसटी निकाल दो 18%, 2 0 से 2, तो 18×2 = 36 यानी 360 रुपये उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो फाइनल कीमत कितनी हो जाएगी जिसपे वो घर में ले जाएगा, 2000 रुपये एसपी देना पड़ेगा प्लस 360 रुपये क्या जीएसटी भरना पड़ेगा। तो बोल दो भाई कितना आंसर है, 0 6 3 2, उसको कुल मिला के 2360 रुपये
कितना चुकाना पड़ेगा? 2360 रुपये देने पड़ेंगे, तब वो उसकी वस्तु हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जीएसटी से घबरा मत जाना, ये क्या दिया है? कुछ नहीं, उसको एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा वो जीएसटी। पहले 2500 में 20% डिस्काउंट दे दिया, कितना आ गया हमारे पास? सीधा 500 रुपये, 500 घटा दो, ये बोला कि ठीक है भाई 2000 रुपये की होगी वो वस्तु। अब 2000 की वस्तु तो मैं दे दूंगा तुम्हें पर, लेकिन जीएसटी तुम ही भरो। तो इसमें जीएसटी कैलकुलेट करो कितना है, 360 रुपये का, बस वो भर दो। 2360 रुपये उसके जेब से गए वस्तु को घर ले जाने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक समूह के आंकड़े निम्नलिखित है, इस समूह का रेंज क्या है? देखो रेंज क्या होता है, अगर आपको पता होगा, कभी भी अगर आपको रेंज निकालनी होती ना, तो रेंज का फॉर्मूला था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, बस ये होती है। तो इसमें से देख लो हाईएस्ट कितने हैं। हाईएस्ट मुझे दिखा 25, 34, 28, 31, 40, 40 ही दिखा हाईएस्ट। इससे बड़ा है कोई नहीं। और इसमें लोएस्ट देख लो जरा कौन सा है, 25, 25 से छोटा है कोई नहीं। बस तो रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई हमारे पास 40 माइनस 25। अब ये था तो बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको पता तो रेंज क्या होती है। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। आंकड़े की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आंकड़े की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, बस वही होता है। 40 में से 25 गया, घटा दो, कितना है? 15, ठीक है। इसमें से ऐसा ही आंकड़ा दिया होगा आपको, मीडियन पूछ सकता है, मीन पूछ सकता है, मॉड पूछ सकता है ना, मतलब माध्य, माध्य भूलक, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। ये रेंज है, 4 चीजें इसमें से पूछ सकता है, तो आपको चारों आनी चाहिए। मीन कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों का जोड़ बटे कुल आंकड़े। मीडियन क्या होता है? इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, फिर जो बीच में आएगी उसका, यही 31 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, मतलब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे पहले, जो बीच में आएगी वो क्या होता है? मीन, मीडियन। मॉड क्या होता है? कौन बहुत बार रिपीट हो रहा है उसको मॉड बोलते हैं। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। इसके बारे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? किसी कक्षा में 30 छात्र हैं, ठीक है, जिनका औसत वजन कितना है? 50 kg। अगर शिक्षक का वजन 70 किलोग्राम है, तो 31 व्यक्ति का औसत वजन क्या होगा? ठीक है भाई, एक कक्षा हमारे पास 30 छात्र है ना, औसत वजन कितना इनका? 50 kg। मतलब हर एक छात्र का 50 kg है, तो टोटल वेट कितना हो गया? 50 गुना 30, 5 3 15, यानी 1500 kg के वो सारे सारे 30 स्टूडेंट। अब बोल रहा है कि हमारे पास एक शिक्षक है ना भाई, शिक्षक का वेट कितना हमारे पास? 70 kg, ठीक है। अगर इस शिक्षक को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, शामिल किया जाए, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 30 छात्र और एक शिक्षक, टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? 31। इनका औसत पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, जोड़ दो, इनका वेट कितना आएगा टोटल? 1500 प्लस 70 kg, ये वेट हो जाएगा टोटल। 1500 प्लस 70 कितना? 1570। अब एवरेज क्या होता है? योग बटा कुल। तो 1570 हमारे पास टोटल वेट है, बटे लोग कितने? 31, ठीक है। भाग कर दो भाई, 157। अगर 5 से 2, अच्छा 0 भी है, तो कितना है? 5 चिकम 5, 5 3 15, 155। कितना बचा? 2। ऊपर से कितना? 0 नहीं जाता है तो क्या लगा देते हैं? 0 नहीं जाता है तो दशमलव, यहाँ पे कितना? 200, ठीक है। 31, देखो 31 चौके होते हैं क्या कुछ? 31 कितना था? 4 1 4 3 12, 124 नहीं, इसके थोड़ा सा ऊपर जाओ, 31 पंजे, अच्छा 200 के आसपास है, तो 6 6 18, 186, इसको 6 से दे दो, 186। आगे भी जाने की जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद शायद एक ही पॉइंट होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, इसका एवरेज वेट कितना? 50.6 kg। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे 8 भी दिया था, लेकिन 6 से बन गई थी बात। चलो ठीक है, ये था क्वेश्चन, ये भी सिंपल था, बेसिक आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो सिंप्लीफिकेशन का ही, तो शायद हर कोई कर लेगा। चलो फिर भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है? 72 भाग 9 गुणा 15 माइनस 7 प्लस 8। इसको देखो 72 कितना? 8 9 में 72, तो 8 गुणा 15 में 7, ये भी 8 प्लस 8। वाह, ये तो अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई। 8 बटे 64 प्लस 8 कितना है? 72, 72। अगर आपने यहाँ पे प्रोसेस फॉलो नहीं किया, पहले 15 माइनस 7 8 कर दिया, 8 में 8 जोड़ दिया, कितना? 16, 16 गुणा 8 कहीं और निकल जाओगे, इसलिए प्रोसेस करना बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास प्रोसेस फॉलो करना।
चलो अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 रखता है, ठीक है। वो उस पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? देखो जरा, एक फॉर्मूला होता है एमपी और सीपी का रेशो। एमपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है, लागत मूल्य में सीपी निकालना है। याद रखना है एमपी और सीपी का रेशो क्या होता है? ये होता है हमारे पास 100 प्लस लाभ परसेंट, ये ध्यान रखना, और 100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है। ये होता है हमारे पास सीधा कंसेप्ट। तो एमपी क्या दिया 1800, और वो 20% की छूट देने पर एमपी बटा सीपी 100, कितना परसेंट का लाभ कमा रहा? 12.5, तो 100 प्लस 12.5 बटे कितना 100 माइनस कितना परसेंट की छूट? 20% की छूट, ठीक है। बस ये एक चीज़ इसमें रखनी, वैल्यूज रखनी। एमपी की वैल्यू कितनी है? 1800, तो 1800 बटे सीपी बराबर कितना है यहाँ पे 112.5, और यहाँ पे 100 माइनस 20 के 80, क्या बच गया? बस सॉल्व करना है इसको, पॉइंट हटाओ, जीरो लगा दो, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कितना आएगा भाई बोलो? इसको जीरो से जीरो मत काट देना है, ये ऊपर नीचे से ऐसे कटेगा ही। पहले काटने की कोशिश करते हैं। 25 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 25 चौके 100, कितना बचा? 12, 125, 25 पंजे, ठीक है। यहाँ पे देखो 25 चौके 100, तो यहाँ पे नीचे 8 गुण 4 बच गया। यहाँ पे देखो 45 से 1800 कट रहा है, देखो 5 से काट दो, 5 नम 45 और 9 दूनी 18, 200 से कटा, 5 से पूरा कटा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 40, तो बचा कितना फाइनल हमारा? 40 बटे सीपी बराबर कितना? ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बटे 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ बचता था? नहीं भाई, कुछ नहीं बचा था। तो सीपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 चौके 16, कहीं पे तो गड़बड़ किया है, ठीक है। पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर दिया है, एक बार देख लेते हैं फिर से। थोड़ा सा काटने पिटने में गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। सीपी कितना था भाई? 1800, इसको पहले देख लेते हैं ठीक से। एमपी, एमपी अपॉन सीपी 112.5 हो जाएगा, और ये कितना 80, इसको जीरो काट दो, तो 112.5 की वैल्यू, मतलब ये जीरो कर दिया था। 1125 की वैल्यू कितनी है? 1800 है, तो एक की वैल्यू कितनी है? 1125। वही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आपको किसकी चाहिए? 800 की वैल्यू, ठीक है। बस ये सीपी आ जाएगा सीधा, इसको काटो यहाँ पे, ठीक है। मतलब एमपी को मैं परले साइड को ले गया, तो कितना आ गया? 800, ये वाला इस तरह से हो गया। काटो इसको, 800, इसको हम 8 गुना 100 लिख सकते हैं ना भाई, तो 25 से काटो, 25 चौके 100, और यहाँ पे 25 चौके 100, है ना। कितना बचा? 25 पंजे, ये कट गया। 8 गुना 4 है यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे मैंने 8 गुना 4 नहीं लिखा था, 4 ही मान के चला था, ठीक है। अब यहाँ पे देख 45, 5 नम 45, 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 200, 500 कट गया 40, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच गया? ये सीपी 40 गुना 32, ठीक है। 832 ना, जीरो, 4 दूनी 8, 4 थी 1280 रुपये, तो सीपी कितना है? 1280 रुपये, ठीक है। कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? देखो भाई, आयतन क्या होता है? क्या दिया? बेलन। बेलन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है बेलन। बेलन होता है इस टाइप का, ठीक है। तो मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये होता है बेलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी ये तो ऊंचाई होती है h, और ये क्या होती है हमारे पास? त्रिज्या r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? उसका आयतन ज्ञात करना, मतलब इसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक है, वो आयतन होता है। तो अगर बेलन का आयतन की बात करोगे तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भाई बोलो? पाई आर स्क्वायर एच, आपको टिप्स में होने चाहिए फॉर्मूले। पाई की वैल्यू जब तक ना बुलाओ 3.14, तब तक आपने 22/7 लेना है, ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी है आपकी? 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। बस कैलकुलेशन ये क्या है? 7 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, एक 7 से कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा? 22 गुना 7 गुना 10, तो 22 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 1, 15 गुना 10, मतलब कितना है? 1540 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा किस में होता है? क्यूब में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलो
कंसेप्ट समझ आया? 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है, हालांकि यदि इसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। अपनी यात्रा को पूरा करने में लगने वाला सही समय क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पिछले बार एचपी पुलिस में भी पूछा गया था ऐसा क्वेश्चन, पर थोड़ा सा वो इजी साइड था। ठीक है, मैं आपको दो टाइप से करवाऊंगा। पहला आपको रेशो मेथड से करवाता हूँ मैं, सिंपल सा रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड क्या है, देखो अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, देखो डिस्टेंस फिक्स है, ऑब्वियस बात है ऑफिस से जाता है। ठीक है, तो आपका याद रखना स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, क्योंकि स्पीड क्या होता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होता है कांस्टेंट, तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t। अगर स्पीड का रेशो 1:2 है ना तो टाइम इसका रिवर्स हो चलता है 2:1, इसका मतलब ये होता है सिर्फ। ठीक है, उल्टा रेशो हो जाता है। तो बस ये कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो रेशो में देखो जरा, स्पीड में देखो, स्पीड में क्या बोल रहा है, स्पीड यदि ये कोई रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी है भाई 72 किलोमीटर गति से चलती है, तो स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर से, तो 15 मिनट लेट पहुंचती है। ठीक है, अगर 90 की स्पीड से जाती है, पहले स्पीड का रेशो ये था, तो देखो 18 से कटो 4:5 है स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो ये है ना, तो टाइम का रेशो कितना आएगा 5:4। तो यहाँ पे देखो जरा टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट। लेकिन ये बोल रहा है 1 यूनिट नहीं, पहले 15 मिनट लेट देर पहुंचती थी, अब 5 मिनट देर पहुंच रही, तो कितना डिफरेंस है, लेट ही हो रही है ना दोनों, तो 15 में से 5 गया कितना 10 मिनट की देरी हो रही है। हमारे अनुसार कितने की देरी हो रही है 1 मिनट की, तो 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुना 10, तो 5 10 50 मिनट में पहुंचती है, जब किसकी स्पीड से चलती है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो कितने मिनट में पहुंच जाती है 50 मिनट में, 50 मिनट में पहुंचती है, लेकिन देर कितनी हो जाती है 15 मिनट। तो उसका एग्जैक्ट टाइम क्या होता है पहुंचने का, कितना टाइम लगता है 50 माइनस 15 कितना 35 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। ये कंसेप्ट था जिनको थोड़ा बहुत रेशो मेथड आता है मर्ज करना, यहाँ से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से भी आप बिल्कुल निकाल सकते हो, वही क्या कर सकते हो 4, ठीक है भाई 10 40 मिनट है ना, 4 से 40 मिनट, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते तो कितने मिनट लेट हो जाती है 5 मिनट, यहाँ से 5 घटा दो, एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है इसको, फिर से यहाँ से भी 35 मिनट। अगर ये नहीं समझ आया तो मैं आपको एक फॉर्मूला मेथड बता देता हूँ। ठीक है, जब कभी ऐसा कंसेप्ट आए। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे 9 बजे पहुँचना हो तो उस ट्रेन को, पहले दिन क्या करती है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, उसको पहुंचना था 9 बजे, लेकिन पहुंची कितने 15 मिनट देरी से, मतलब वो यहाँ पे जाके पहुंची कितने 9:15 पे। दूसरे दिन सोचा उसने कि यार ट्रेन लोग गालियां देंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो स्पीड कितनी बढ़ाई 90 किलोमीटर पर आवर। अब भी वो टाइम पे ना पहुंची, अब भी वो 9 बजे की जगह कितने बजे पहुंच गई 9:05 पे। तो उसका एग्जैक्ट टाइम बताना कितने मिनट में पहुंचेगी वो अपने गंतव्य स्थान से, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना सीधा। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है S1 मल्टीप्लाई बाय S2 डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन टाइम, और ये टाइम हमेशा किस में होता है आवर में। बस, तो यहाँ पे देखो स्पीड S1 कितना है 72, और ये टाइम दूसरी स्पीड कितनी है 90 डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड, 90 और 72 की स्पीड में कितना डिफरेंस है 18, इंटू टाइम कितना का, देखो पहले 9:15 पहुंच रही थी, अब 9:05 में, तो कितना डिफरेंस आया इसमें 10 मिनट का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से टाइम मिल जाएगा कितना 10 मिनट ओवर कितना 60। ठीक है, तो कितना टाइम में पहुँचते देखो ज़रा, कितना टाइम लगता है ट्रेन को, इसको सॉल्व करेंगे 18 एकम 18, 18 चौके 72, 0 से 0, 15 छिके 90, 15 चौके कितना होता है 60 मिनट में पहुँचती है। 60 मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया, देखो ज़रा कहीं गलत किया है, 15 छिके 90, 18 चौके 72, 15 चौके 60। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रुको ज़रा मैं देखता हूँ कहाँ गड़बड़ हुआ है। देखो क्या था 72 किलोमीटर और 90 की कितना डिफरेंस आया इसमें 18 90, हाँ 18 किलोमीटर का, टाइम में कितना 10/60, देखो 18 चौके
72, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये वाली काट दो, 90, कितना 15 छिके 90, तो 15 चौके 60 मिनट में पहुंचती हो। ठीक है, 60 मिनट में पहुंचती है। हाँ ठीक है भाई, अगर ये 60 मिनट में पहुंचती है तो कितने मिनट लेट हो जाती है, 15, तो 60 माइनस 15, ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया इस फॉर्मूले से भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना, इस फॉर्मूले को मैं एक बार बाद में देख लूंगा सम अप करके। ठीक है, 60 माइनस 15, 45 मिनट बोल रहे तो, लेकिन उसमें तुम्हारा कितना आ रहा था भाई, 15 मिनट। देख रहे थे रेशो 72 रेशो 90, कितना 18 चौके 18 पंजे, यानी 5 रेशो 4, कितना एक का, एक की वैल्यू कितनी है 15 मिनट, 15 पंजे सॉरी 10 मिनट, 10 पंजे 50, 15 मिनट लेट होती है तो 15, 50 में से 15 गया, 35 मिनट होना चाहिए भाई, 35 मिनट होना चाहिए। तो उसमें क्यों फॉर्मूले में क्यों हो रहा गड़बड़, वही तो स्पीड ले रहा हूँ मैं, 72 गुणा 90 बटे कितना भाई, 72 में से 90 गया कितना 18 इंटू 10 मिनट, इसको आवर में बदल दो, 18 चौके 72, 0 0, कितने 15 छिके 90, 15 चौके 60 मिनट लगते हैं। क्या हो गया भाई, चलो देख लेंगे इस क्वेश्चन को एक बार, है ना, रेशो से निकल रहा है, इसका एग्जैक्ट आंसर भाई कितना है 35 है, 35 मिनट। ठीक है, पता नहीं काम गड़बड़ हो रहा है फॉर्मूले में, देख लूंगा मैं। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, 12,000 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है। देखो जरा, 12,000 रुपए की राशि पर प्रिंसिपल कितना हमारे पास, कितना 12,000 रुपए, ठीक है, और रेट कितना हमारे पास 20% है। तो बोल रहा है कि 18 महीने के लिए वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो भाई वार्षिक ब्याज कैलकुलेट करनी है और एक अर्धवार्षिक, ठीक है, अर्धवार्षिक, और वो भी कैसी, चक्रवृद्धि ब्याज। जब वार्षिक कैलकुलेट, और टाइम कितना दिया हमारे पास 18 महीने, 18 महीने के बाद देखो जरा, जब वार्षिक कैलकुलेट करना है, क्या करना है वार्षिक, तो देखो एक साल तो पूरा हुआ, तो उसमें जब भी अर्धवार्षिक होता है ना तो रेट को आधा करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक साल तो पूरा किया 12 मंथ का, तो रेट कितना आएगा यहाँ पे तो पूरा 20%, लेकिन 18 महीने तो अगले 6 महीने के लिए कितना आएगा, रेट आधा कर लो 10%, तो यहाँ पे टोटल रेट कितना लग जाएगा, ये कर दो भाई, ए प्लस बी इंटू ए इंटू संयुक्त ब्याज, 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना भाई 20 और 10 कितना 30 प्लस 2, ये हो गया 32%। जब क्या करना हमने वार्षिक, वार्षिक में कितना है 32%। अब अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इस यहाँ पे निकाल लेता हूं मैं, अर्धवार्षिक, ठीक है, तो अर्धवार्षिक कितना होगा भाई बोलो, इस तरह से, इसमें 3 साइकिल बनेंगे 6 मंथ के, है ना, यहाँ पे भी कितना 10%, देखो अर्धवार्षिक में इसको आधा करना है, 10% और 10%, तो इसको संयुक्त निकाल दो, कितना आएगा 10 और 10 का इसका निकाल दो, 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, 2 जीरो कितना 21%, 21% का 10% के साथ करो, 21 प्लस 10 प्लस 21 गुणा 10 बटे 100, कितना आएगा अभी 0 से 0, 21 और 10 कितना 31 प्लस 2.1 कितना 33.1%। अब देखो जरा, जब अर्धवार्षिक किया तो 33.1%, जब वार्षिक किया तो 32%, तो इसका बीच का डिफरेंस कितना है, निकालो जरा। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, जब वार्षिक किया हमने, वार्षिक किया तो हमारे पास रेट परसेंट कितना आया था 32%, जब अर्धवार्षिक निकाला, ठीक है, तो कितना आया था हमारे पास 33.1%, तो कितने का डिफरेंस आया 1.1% का डिफरेंस आया। तो निकाल दो भाई, 12,000 का 1.1% कितना आएगा, 12,000 का 1.1%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना आएगा 120 गुणा 1.1, पॉइंट से 0 कैंसिल आउट, कितना आएगा 12 गुणा 11,
12 × 11 कितना आएगा? 132, 132 रुपये, 132 रुपये। ठीक है, ये था। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे ही है भाई। ठीक है, मैं ये दो देखूंगा फॉर्मूले से क्यों नहीं आया ये क्वेश्चन, इसको तुम भी वेरीफाई कर सकते हो क्यों नहीं आया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर कितना? 35 रेशो मेथड से निकल गया था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था भाई? 0.727272 और इसको लिख कैसे सकते हैं? 0.72 का बार रिपीटेशन डेसिमल है, और रिपीटेशन डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब तो आपको ये टाइप मैंने बहुत बारी करवा दिया है। 0.72 तो इसको लिखो 72, 72/100 मत लिख देना, इसके ऊपर बार है, जितने के बार है उतने 9 होता है। या तो यही आंसर होगा या 3 से कट रहा है तो वो भी हो सकता है 72/99। यही ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो, यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, दो सिक्के, देखो दो सिक्के, जब मैंने आपको तीनों चीजें बताई थी, एक सिक्का उछाला जाए तो उसका क्या सैंपल स्पेस रहता है, दो सिक्के उछाले जाए तो उसके क्या सैंपल स्पेस होता है, तीन सिक्के उछाला जाए तो उसके क्या सैंपल स्पेस। ये याद करके जाना, पेपर में यही पूछेंगे। एक सिक्का तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो सिक्के आ जाएंगे तो हेड आएगा दोनों में, या फिर एक में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या फिर पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, या फिर दोनों में क्या आएगा? टेल आएगा। तीन सिक्के, या तो तीनों में हेड आएगा भाई, या फिर एक में हेड दो में टेल। ठीक है, या फिर एक में टेल एच टी, या फिर टी टी एच, या फिर क्या आएगा? एच एच टी, या फिर क्या आएगा? एच टी एच, या फिर टी एच टी, टी एच टी लिखा है नहीं, या फिर सब में क्या आ जाएगा? टी टी टी। 8। ये तीन सैंपल स्पेस पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। यहाँ पे देखो रहा, यदि दो सिक्के, ये वाला पूछा गया, यदि दो सिक्के एक साथ उछाले जाए तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो इसमें एक हेड है, ये ले सकते हैं, इसमें एक हेड है, ये ले सकते हैं। कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। क्या मैं इसको ले सकता हूँ? क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है तो इसको मैं नहीं ले सकता हूँ। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी यहाँ पे? 3 उठा सकता हूँ मैं, कितने में से? टोटल कितने? 4, 3/4, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है? 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 4 पुरुष काम छोड़ दे तो शेष पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे? आपको पता होना चाहिए M1 D1 बराबर क्या होता है? M2 D2। ठीक है, ये काम होता है बस, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। अब देखो, 8 पुरुष किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो पुरुष है 8, कितने दिन में? 20 दिन, बराबर M2 कितने? अब देखो 4 पुरुष इसमें से काम छोड़कर चले गए, पहले 8 था, अब कितने हो गए? 4 ने छोड़ दिया, कितने बच्चे? 4। D2 कितने दिन में काम खत्म करेंगे? बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको यहाँ पे फंसा सकते हैं, यार छोड़ के जा रहे कैसे करेंगे? 4 मतलब इसी में से जा रहे हैं, पहले 8 काम कर रहे थे, अब 4 छोड़ के जा रहे हैं, कितने बचे? 4, तो कितना टाइम लगेगा? निकाल दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 20 दूनी कितनी? 40 डे लग जाएंगे। बस फंसा रहा था एग्जामिनर आपको, ठीक है, लैंग्वेज फंसा रहा था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। 19वां देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? देखो जरा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो देखते हैं, जब भी पासे को एक बारी फेंका जाता तो क्या आता? लिख के 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। लेकिन जब 2 बारी फेंका जाता तो उसका, ये तो टोटल हो गया ना 6 की पावर 1, मतलब 6 आ जाता टोटल। 2 बारी फेंका जाता तो 6 की पावर 2, कितना भाई? 36 सैंपल स्पेस बनते। इसका मतलब है पहले में 1 आ सकता है, दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 2, एंड वन, पहले में 1 दूसरे में 6। वैसे ही 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1, इस तरह से चलता है। यहाँ पे कितना आएगा? 1 2 6, ऐसे 3 6 4 6 5 6 और 6 6, इस तरह से 36 बनते हैं।
1 2 3 4 5 6 इस साइड को 6 इस साइड को, तो 6 गुना 6 कितना 36 की ये बनती है हमारे पास मैट्रिसेस। अब क्या बोल रहा है, दोनों पर 6 आने की, एक ही बार ही आ सकता है दोनों पे 6, बाकी कहीं पे नहीं आएगा। तो दोनों पे 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है, सिर्फ एक बार ही आएगा ऐसा, ऐसा एक बार ही होगा। टोटल कितने हमारे पास 36, ये प्रायिकता है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इस तरह आ सकता है। दोनों पे 4 आने की, दोनों पे 5 आने की, दोनों पे 4 आने की, दोनों पे 3 आने की, दोनों पे 2 आने की और दोनों पे 1 आने की, सब की बराबर यही होती प्रोबेबिलिटी। समझ गए, एक बार ही आ सकता है ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 20, लास्ट क्वेश्चन है। क्या हो रहा है, छात्रावास में 75 छात्र है, बहुत अच्छा है। नए प्रवेश के कारण 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए और मेस का दैनिक खर्च 240 बढ़ गया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 5 कम हो गया। मेस का मूल व्यय कितना था। ठीक है भाई, मूल व्यय कितना था, मान के चलो औसत व्यय कितना हमारे पास, औसत व्यय x रुपीज है, आया समझ, x रुपीज औसत व्यय होता है। तो मेरे को बताओ जरा, अगर उसमें कितने छात्र है, 75 छात्र है, तो खर्चा कितना आएगा टोटल, बताओ जरा, 75 x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 15 नए छात्र मेस में शामिल हो गए, पहले 75 ही थे ना, अब कितने आ गए, 15 और आ गए। टोटल छात्र कितने हो गए अब, 75 और 15, ये भी तो खर्चा ही करेंगे ना, 75 और 15 कितना हो गए, 90। ठीक है, लेकिन औसत व्यय 5 कम हो रहा है, पहले x रुपए खर्च से करते थे, अब इसमें से थोड़ी सी कमी हो रही है, x माइनस 5, औसत व्यय कितना कम हो रहा है, 5। मेस का मूल व्यय याद करो, और यहाँ बोलो, और मेस का दैनिक खर्चा कितना बढ़ जाता है, 240, पहले 75x खर्च होता था, 15 छात्र और आने से। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। खर्चा ही हो रहा दोनों साइड, क्या हो रहा है, कुछ खर्चा यहाँ पे हो रहा है, जो खर्चा किसके बराबर है, खर्चा 1 बराबर है खर्चा 2। क्या बोल रहा है, पहले हमारे पास सपोज दैट सब x रुपए खर्च करते थे, टोटल कितने थे 75 छात्र, तो पहले खर्चा कितना आता था 75 इंटू एक्स। अगर सब 2 रुपये खर्च करते थे ना, तो टोटल खर्चा कितना करते थे, प्रत्येक छात्र 2 रुपये खर्च करता, तो 75 छात्र कितने खर्च करेंगे, 150, तो यही लिखा मैंने 75 गुणा x। अब क्या हुआ, 15 छात्र नए आ गए, पहले 75 थे, अब इसमें 15 नए आ गए। अब पहले औसत खर्चा कितना आ रहा था x, अब औसत व्यय 5 कम हो गया, x से मतलब कितना 5 कम। ठीक है, इस 5 होने की कम होने की वजह से आपका जो मेस का खर्च दैनिक खर्चा बढ़ गया, 240 हो गया था, पहले 75x था, अब 240 और बढ़ गया। बस ये क्वेश्चन सॉल्व करना था आपने, खर्चा कितना था 75x। ठीक है, मेस का जो प्रति व्यक्ति खर्चा हो तो 5 रुपए कम हो गया था, लेकिन जो मेस वाले ना 15 छात्र आने की वजह से उनका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, कितना 240 रुपये और बढ़ जाता है। ठीक है, भले ही उन पे कम पड़ गया। ठीक है, अब 75x से 240 कितना आएगा, इसको सॉल्व करना बस, बाकी कुछ नहीं। कितना आएगा 75x प्लस 240 बराबर कितना, 75 और 15 कितना 90 इंटू एक्स माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे इसको, 75x प्लस 240 बराबर कितना 90x माइनस 5 9 45 यानी 450। इसको सॉल्व करेंगे, 90x x वाले एक साइड ले जाओ, 75x बराबर कितना 240, यहाँ पे माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा इस साइड को। 90x में से 75x के कितना 15x बराबर कितना 0 4 और 5 9 690 है ना। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, तो x की वैल्यू कितना आएगा 690 बटे 15। ठीक है, तो 15 से काट दो, 15 चौके 60, 9 15 छिके 90, तो कितना है हमारे पास 46। कितना है 46, मतलब हर व्यक्ति पे कितने का औसत है 46 रुपये। तो ये क्या बोल रहा है, मेस का मूल व्यय मतलब जब ये 15 छात्र नहीं आए थे तो मूल व्यय कितना था, तो मूल व्यय हमारे पास मूल खर्चा था उस टाइम 75 स्टूडेंट थे, और x की वैल्यू कितनी 46। बस इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर है वही है। तो इसको भाई गुणा करना पड़ेगा, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं। 6 5 30 की 0 3 7 6 42 और 3 45 गुणा 4 5 20 की 0 2 7 चौके 28 और 2 कितना
30 मिनट ठीक क्या है पता नहीं, 0543 यानी 3450 रुपये। तो उसका मूल व्यय, ठीक है, 15 छात्र ना आने से पहले उसका मूल व्यय कितना था, 3450 रुपये। इस लाइन को अगर आप समझ गए ना तो आपका क्वेश्चन बन गया ही, ठीक है। तो ये था भाई लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन था जो हमारे पास फॉर्मूला बेस से नहीं बना है, उसको मेरे को एक बार देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं बना है भाई, है ना, बनना तो चाहिए था यार। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से मिट गया, पता नहीं कहाँ चले गए। ठीक है, जो भी हो एक बार देख लेता हूँ, हाँ ये है, ठीक है। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए। चलो ये था हमारे पास मॉक टेस्ट नंबर भाई 9, मॉक टेस्ट नंबर 9, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ उस क्वेश्चन को, कितना था 72 मल्टीप्लाई बाय 90, डिफरेंस कितना था 18 गुणा 10/100, 15 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कितना 10/60 था, 0 0 18 पंजे 90, ठीक है, 12 छिके 72, तो 12 पंजे कितना 60, 7 मिनट में पहुंचती है ट्रेन, लेकिन भाई कितना 15 मिनट डिले हो रहा है, तो यहाँ पे 45 आ रहा है, ये समझ से बाहर है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा भाई। ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 9 था, तो 9 मॉक टेस्ट आपके हो चुके, एक मॉक टेस्ट मैं और करवाऊंगा, एक मॉक टेस्ट करूंगा, उसके बाद 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 गुणा 20 मतलब आपके पास 200 क्वेश्चन हो गए, और ये 200 क्वेश्चन सारे सारे क्या हो गए, क्वालिटी क्वेश्चन भाई, क्या हो जाएंगे, क्वालिटी क्वेश्चन। अगर आपने 200 क्वेश्चन कर डाले, ठीक है, अगर आपको लगता है ये 200 क्वेश्चन आपसे निकल रहे हैं, तो यकीन मानो आपका पेपर बहुत जाने वाला है, इन केस ऑफ मैथ्स का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप ये 200 क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट नंबर 10, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून्ड और अपने हेल्थ का ध्यान रखोगे भाई सबके सब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।